नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। पूरी देश दुनिया अभी तक जान चुकी है जस्टिस यशवंत वर्मा कैस केस के बारे में। आप लोगों ने ढेर सारे 500 रुपए के जलते नोट और कुछ इमेजेस जरूर देखा होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही अपने वेबसाइट पे प्रकाशित किया हुआ था। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई हुई है। जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को इन हाउस जांच की प्रक्रिया या आंतरिक जांच प्रक्रिया भी बोला जाता है। देखा जाए तो यहीं से कानूनी पेच, कानूनी खेल शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत सारे मेरे साथियों को समस्या हो रही है उस कानूनी पेच को, बहुत सारे नियम कानून है उसको समझने में। हालांकि इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या जज साहब के खिलाफ भी आम आदमी की तरह एफआईआर दर्ज हो सकती है। नहीं, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि इसको लेकर 1991 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खूब जोरदार तरीके से चर्चा की जा रही है, खासकर देखा जाए मीडिया में या फिर बहुत सारे प्रिंट मीडिया में किया जा रहा है, जिसके अनुसार जज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया था। हालांकि देखा जाए तो उस फैसले को कल ही चुनौती दी गई थी। इसको इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए इस 1991 की केस की चर्चा करते हुए पूरा पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अभी तक भारत में कितने हायर जुडिशरी पर करप्शन और इम्पीचमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। साथ ही जस्टिस वर्मा केस में आगे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या कानूनी विकल्प है, पूरा पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एफआईआर की, कि क्या जज साहब के खिलाफ भी आम आदमी की तरफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। नहीं, इसका एक लाइन में जवाब है नहीं। देखिए, संविधान में भारत के जजों को विशेष अधिकार दिया गया है, इसीलिए उन पे जो आम आदमी के जो भी यहाँ पे लॉ है वे उन पे पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए अलग से यहाँ पे नियम कानून बनाया गया है। अब इसी नियम कानून को समझने के लिए आप लोगों को हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके जस्टिस बीरा रामास्वामी के मामले को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही भारत के पहले न्यायाधीश थे, पहले जस्टिस थे, जिन पे पहली बार यहाँ पे महाभियोग का प्रावधान लाया गया था। यहाँ पे बिल्कुल मैं आप लोगों को लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। पूर्व जस्टिस बी रामास्वामी, यहाँ पे इनके बारे में पूरा पूरा आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के पहले न्यायाधीश थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। और वो आरोप क्या था, नाम ही है भ्रष्टाचार, तो कुछ न कुछ भ्रष्टाचार तो किए होंगे। आय से अधिक संपत्ति रखा गया था, खासकर जब वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इंक्वायरी शुरू हुई, सीबीआई ने उनके खिलाफ इंक्वायरी किया और यहाँ पे एफआईआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईआर तक यहाँ पे दर्ज कर दिया गया। अब यहीं से यहाँ पे एक नया खेल शुरू होता है, चूंकि ये क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जज है। अब इस एफआईआर के खिलाफ संविधान का हवाला देते हुए सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में जाके एक याचिका दायर कर दी। अब यहाँ पे इनके द्वारा क्या बोला गया ये सुनिए, कि ये बता रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 कहता है कि किसी जज के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सकता है। ऐसा करने के लिए अथॉरिटी की मंजूरी चाहिए। इसके अलावा जज को उसके पद से हटाने का अधिकार केवल और केवल यहाँ पे सिर्फ लगा हुआ है संसद के दोनों सदनों का है। ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस निर्णय को आप लोग ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई की अनुमति यहाँ पे आवश्यक होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ चीफ जस्टिस से मंजूरी के बिना केस फाइल नहीं हो सकता है। न्यायाधीशों को राष्ट्रपति, संसद और मुख्य न्यायाधीश के प्रति उत्तरदायी माना जाए, लेकिन कार्यपालिका द्वारा सीधे दखल को प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि बेंच के द्वारा कहा गया था कि जज भी तो लोक सेवक है, उससे अलग यहाँ पे नहीं है। देखा जाए तो इसी फैसले के कारण आज भी न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक होती है। हालांकि इसके पहले एक जो नया टर्म लाया गया है, ठीक है, इन हाउस प्रक्रिया, आंतरिक जांच प्रक्रिया, उसको भी ठीक है, जो तीन तीन जो मेंबर की कमेटी का गठन किया गया है, सीजीआई के नेतृत्व में ही किया गया है।
अब यहाँ पे आप लोग समझने की प्रयास कीजिए कि इस फैसले के कारण ही आज भी न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक होती है। अब इसमें जज के द्वारा स्टेटमेंट आ गया। जज भी तो लोक सेवक है, उससे यहाँ पे अलग नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक होगी। किसके लिए? एफआईआर के लिए यहाँ पे आवश्यक होगी। इसमें देखा जाए तो अब मामला शुरू हो गया, क्योंकि उन पे ऑलरेडी तो यहाँ पे करप्शन का चार्ज लग चुका था। 1991 में देखेंगे तो स्पीकर यहाँ पे रवि राय के नेतृत्व में एक कमेटी का यहाँ पे गठन किया गया। कई सारे नाम इसमें दिया गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस पी बी सावंत है, इसके अलावा प्रबोध दिनाकर देसाई है, इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मर जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी हैं। अब इन्हीं लोगों के द्वारा क्या किया गया, पूरा का पूरा यहाँ पे इंक्वायरी किया गया। कमेटी ने रामास्वामी को, देख पा रहे हैं, 14 में से 11 आरोपों में दोषी पाया गया। इस प्रकार देखा जाए तो जस्टिस बी एन न्यायमूर्ति यहाँ पे रामास्वामी भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा 10 मई 1993 को। अब इसको लेके देखेंगे तो लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया। मेजॉरिटी के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, और प्रोसेस शुरू हो गया। उस दिन देखा जाए तो 401 सदस्य थे, क्योंकि उपस्थित मतदानों की 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 401 में देखेंगे तो महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 196 पड़ा, और यहाँ पे जरूरत कितनी थी? 2/3, 273 थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत में किसी भी जस्टिस पे अगर इम्पीचमेंट लगाना है तो कितना वो डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे होता है ना, जो भी एक नेक्सस है, इसमें कह सकते हैं कि जो भी नेता है, जो भी पार्टी है, जो भी जज है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सब एक दूसरे के सपोर्टिव होते ही होते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए देखा जाए तो यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। रामास्वामी जो थे अपने पद पे बने रहे, हालांकि उनकी छवि पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गई और 1994 में वे सेवानिवृत्त हो गए। हाल ही में अभी मैंने दिखाया था आपको कि 2025 में मार्च के महीने में ही, ठीक है, उनकी मृत्यु भी हुई है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भले ही यह पारित नहीं हुआ, लेकिन यह घटना भारतीय न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी और जजों के अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक ऐतिहासिक मिसाल बनी। इसके बाद न्यायाधीशों के आचरण पर अधिक बल दिया जाने लगा। अब देखेंगे तो इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज अर्जेंट एफआईआर हियरिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट जजेज कैश हॉल केस लिस्ट इट फॉर लेटर डेट। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे याचिका दायर किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई पुलिस को पूरी तरीके से एफआईआर दायर करने के लिए परमिशन दिया जाए विदाउट सीजीआई के परमिशन से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया। देखा जाए तो अब तक भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में 4 जजों पे महाभियोग लगाने का प्रयास किया गया है। 4 नहीं बोलेंगे, 3 ही बोलेंगे। एक में महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उपराष्ट्रपति के द्वारा हामिद अंसारी थे, उनके द्वारा पूरी तरीके से उसको, ठीक है, डिमोलिश कर दिया गया। महाभियोग के नाम को पूरी तरीके से हटा दिया गया। ऐसे में यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोगों के खिलाफ महाभियोग लगाया गया, और किसी में भी, एक जज में भी आज तक ये महाभियोग की प्रक्रिया सक्सेस नहीं हुई है जिसके माध्यम से जजों को हटाया जा सके। अब ये 3 जज कौन कौन से हैं? ये है यहाँ पे 3 जज जिन पे इम्पीचमेंट लगा हुआ है। चौथे ये है यहाँ पे जे.बी. पारदीवाल, इन पे इम्पीचमेंट लगना था लेकिन बच गया। और 5वां नंबर यहाँ पे बार बार सोशल मीडिया या फिर जो भी प्रिंट मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, सबके द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है कि क्या 5वां नंबर इनका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये तो समय ही बताएगा, इसके बारे में कुछ कहना अभी जल्दीबाजी होगी। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, कलकत्ता हाई कोर्ट 2011। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन भारतीय इतिहास के दूसरे ऐसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हुए थे जिनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ था। मामला क्या था? तो सेल कंपनी, आपको पता है, इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच, यहीं पे माना जाता है ना कि यहाँ पे
बिक्री की आपूर्ति को लेकर हुए मुकदमे में अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर के रूप में 32 लाख रुपए, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि 1993 का मामला है। उस समय 32 लाख रुपए की वैल्यू बहुत अधिक थी। तो 32 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश 3 न्यायाधीशों की जांच समिति द्वारा सेन के व्यक्तिगत खाते में पैसे जमा करने के मामले में उनके कदाचार की पुष्टि होने के बाद तुरंत कर दी गई। जैसे इन पे एलिगेशन लगा, सीजीआई के नेतृत्व में 3 कमेटी को, ठीक है, यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। 3 जजों के नेतृत्व में कमेटी बना दिया। उस कमेटी ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, रियल में ये करप्ट पर्सन है। यहाँ पे देख पा रहे जस्टिन सेन पर भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पे राज्यसभा टीवी में भी इसको चलाया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2003 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद भी सेन ने अपने पास पैसे रखे। अभी क्लियर नहीं हुआ था मामला कब का है, 1993 का। 2006 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद से उन्होंने यहाँ पे पैसे वापस किए। हालांकि देखेंगे तो 5 और 6 सितंबर 2011 को लोकसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से पहले पहले उन्होंने 1 सितंबर 2011 को यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। अपने त्याग पत्र में इनके द्वारा कहा भी गया कि चूंकि राज्यसभा ने अपने विवेक से यह निर्णय लिया है, चूंकि लोकसभा में हुआ था पारित, लेकिन मतलब प्रस्ताव लाया गया था, ये हवाला किसका दे रहे हैं, राज्यसभा। राज्यसभा ने अपने विवेक से यह निर्णय लिया है कि उन्हें न्यायाधीश के रूप में काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने लोकसभा में न जाने का फैसला किया है और इसके बजाय अपना त्याग पत्र दे दिया है। वे सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। अब इतना कह के उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। एलिगेशन प्रूव हुआ उसके बाद भी क्या, अब आप क्वेश्चन टैग है, क्या कोई सजा मिली? कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा देखिए, एक बड़े पद में होने का, खासकर जज जैसे पदों में बने रहने का एक पूरी तरीके से विशेष अधिकार है, जो ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर दोषी है तो उस दोषी के लिए कुछ न कुछ सजा तो जरूर होना चाहिए। सिंपल सा उन्होंने क्या किया, रिजाइन दे के मामले को सॉर्ट आउट कर दिया। अब यहाँ पे तीसरा जो मामला है, पीडी दिनाकरण का मामला है। सिक्किम हाई कोर्ट 2011 के ये यहाँ पे जज बने हुए थे। पीडी दिनाकरण शुरुआत में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में सिक्किम हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए। इन पर भी देखेंगे तो भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, जमीन हड़पने और न्यायिक कदाचार के गंभीर आरोप लगे हुए थे। खासकर उन पर आरोप था कि उन्होंने तमिलनाडु में सरकारी और दलितों की जमीनें यहाँ पे हड़प ली थी। अब यही आपको ध्यान रखना है, जब वे कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तब उनकी संपत्तियों में असामान्य वृद्धि हुई। कुल मिला के यहाँ पे एलिगेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि भ्रष्टाचार और न्यायिक कदाचारों के आरोपों पर महाभियोग का सामना करते हुए पीडी दिनाकरण 2011 को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 29 जुलाई 2011 को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही यहाँ पे कमेटी बैठी, एक 3 सदस्यीय कमेटी बैठी, 3 सदस्यीय कमेटी ने आरोपों की पुष्टि कर दी और उसके बाद से इन्होंने क्या कर दिया, खटाक से 1 सेकंड में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया और उनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रही 3 सदस्यीय समिति, जो 3 सदस्यीय जो जांच समिति थी, इन्होंने बताया कि विश्वास और भरोसे की क्या है, उसमें कमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हूबहू उन्हीं का स्टेटमेंट है। भ्रष्टाचार और न्यायिक कदाचार के आरोपों पर महाभियोग का सामना करते हुए उन्होंने 29 जुलाई 2011 को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया और उनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रही 3 सदस्यीय समिति में विश्वास और भरोसे की कमी व्यक्त की। चौथा मामला है जेबी पारदीवाला की है। इनके द्वारा देखा जाए तो आरक्षण के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा हुआ था। उन्होंने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि इस देश को तोड़ने और सफलता में कौन बाधक है, तो मैं कहूँगा आरक्षण और भ्रष्टाचार। देश को आज़ाद हुए 65 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन यहाँ आज भी विकास की बात नहीं की जाती है। हम आज भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब इसी को देखेंगे ध्यान में रखते हुए 2015 में लगभग 58 राज्यसभा सांसदों ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। सांसद
में अपनी याचिका में देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित, ठीक है, जनजाति के खिलाफ अपशब्द को लेके याचिका दायर किया गया। मतलब संसद में, ठीक है, रखा गया कि अब भाई हटाना चाहिए उनको, ये जज बनने के लायक नहीं है, अयोग्य है। अब इस पे हामिद अंसारी थे उस समय, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो हामिद अंसारी के पास महाभियोग का नोटिस जाने के बाद जज ने अपने जजमेंट से वह शब्द पूरी तरीके से हटा दिया था, जो इनके द्वारा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, दिया गया था। तो मामला इनका भी सॉर्ट आउट हो गया। अब वापस आते हैं हम लोग जहाँ पे शुरू किए थे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जस्टिस वर्मा केस में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों की सुनवाई करते हुए कहा था, खासकर बी रामास्वामी केस में, कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भी आपराधिक मामलों में केस दर्ज हो सकता है। आपराधिक मामलों में केस दर्ज हो सकता है, भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज हो सकता है, लेकिन सीआरपीसी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीआरपीसी की जो सेक्शन है यहाँ पे 154 के तहत जज के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सकता जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मंजूरी ना मिल जाए। दरअसल देखा जाए तो सेक्शन 154 के तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वह बिना किसी वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है और फिर यहाँ पे जांच बढ़ा सकती है। इसीलिए यहाँ पे इस सेक्शन 154 के तहत पुलिस यहाँ पे, ठीक है, मतलब जजों को उठा ही नहीं सकती है, एफआईआर तक यहाँ पे नहीं कर सकती है विदाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना जरूरी है, और राष्ट्रपति से मंजूरी तभी मिलेगा जब सीजीआई से पूरी तरीके से डिस्कशन होगा, और इस संबंध में देखा जाए तभी कोई भी फैसला सीजीआई से सलाह के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्टोर रूम में बड़े पैमाने पर कैश मिलने वाले फोटो और वीडियो को चीफ जस्टिस के साथ शेयर किया हुआ है, खासकर डीके उपाध्याय जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उनके द्वारा फिर सीजीआई को शेयर किया गया है। फिर सीजीआई ने कोलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट किया है। लेकिन देखा जाए तो अभी तक एफआईआर यहाँ पे दर्ज नहीं हुआ है। जब सरकार पहले चीफ जस्टिस से सलवार यहाँ पे मशवरा कर ले, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, राष्ट्रपति के पूछे पूरा पूरा खेल है सरकार का, समझ रहे इस चीज़ को, विधायिका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से जानकारी आई है कि उसमें यह नहीं बताया गया कि सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर को लेकर सलाह मांगी है या नहीं। कुल मिला के देखा जाए तो अभी भी मामला ज्यों का त्यों है, जांच चल रही है। आरोप सिद्ध होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। इसमें मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा। आप लोगों की ओपिनियन क्या है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।